माई सेल्फ रमनदीप। साथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 3 तारीख को RIMC का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उसी एग्ज़ाम को थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इंग्लिश का ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ईजी था। बस इसमें जो चीज़ें डिमांड की गई थी वो थी लॉजिकल रीजनिंग। इसका हम जो आंसर की है आज थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जो डिटेल आंसर की है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के इस पेपर के 3 सेक्शन थे, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। पहला सेक्शन था रीडिंग का। अब रीडिंग के जब हम पहले क्वेश्चन पे चल के देखते हैं तो हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलता है। उस पैसेज को जब हम रीड करते हैं, इट डज नॉट साउंड अप्रोप्रिएट फॉर एनीबडी टू यूज़ द प्रोफेशन दे बिलोंग टू एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन अर्थ टू डिफाइन हु दे आर और व्हाट दे आर। पहली लाइन से हमें क्लियर हो जाता है कि ये प्रोफेशन और जो प्रोफेशन की जर्नी है किसी भी इंसान की लाइफ की, भले ही वो एक स्टूडेंट है, वो एक जॉब करने वाला कैंडिडेट है, कोई भी है, उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो ये चीज़ हमें पहले ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, जैसे हम आगे इस पैसेज में डिटेल में चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें 4 चीज़ों के बारे में बात की गई है। प्रोफेशन क्या है, कौन सा प्रोफेशन ज़रूरी है, किस प्रोफेशन की कब वैल्यू मानी जाती है और क्या चीज़ें हैं जो प्रोफेशन को ख़राब करती हैं, और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से। आइए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन था, हाउ डू वी मेक आवर प्रोफेशन ग्रेट, गिव एन एग्जाम्पल। अब प्रोफेशन को ग्रेट बनाने के कई तरीके हैं, मगर जैसे हम अपने इस पैसेज में रीड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्रोफेशन को ग्रेट बनाने का एक तरीका है कि हम उसके अंदर अपना 100% दें और बिना किसी धोखेबाजी के, या हम आम भाषा में कह देते हैं, या अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में लें तो बिना किसी डिस्क्रिपेंसी के हम क्या कहते हैं, अपने प्रोफेशन में जब अपना इन्वेस्टमेंट 100% देंगे तब हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो ग्रेट है। अब ग्रेट प्रोफेशन की क्या निशानियाँ होती हैं? ग्रेट प्रोफेशन की ये निशानियाँ होती हैं कि जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या आपके प्रोफेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, तो आप वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, आप लॉयल हैं, आप कस्टमर की या अपने जो भी आपके सर्विस रिसीवर हैं जिनको आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप उनकी 100% क्वालिटी और एफिशिएंसी एश्योरेंस का ध्यान रखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन एनी प्रोफेशन बी कंसीडर द बेस्ट एंड वाई, कि कोई भी प्रोफेशन बेस्ट कंसीडर किया जा सकता है? इसका आंसर, छोटा सा आंसर है यस, मगर उसका वाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रोफेशन को बेस्ट कंसीडर करने के लिए उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हमें देखनी है वो ये देखनी है कि वो प्रोफेशन एट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे अब आप देख रहे हैं वीडियो एट प्रेजेंट रियल टाइम में, उस टाइम पे वो प्रोफेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, और जो प्रोफेशनल है जो उस प्रोफेशन में सर्विसेज अपनी या गुड्स अपने प्रोवाइड कर रहा है, जैसे डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट करता है, एक इंजीनियर है वो टेक्निकल रिसर्च करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन करता है, कोडर हैं वो AI की दुनिया में क्या कहते हैं इतना ज़्यादा मतलब ग्रो कर रहे हैं, जो गेम डेवलपर्स हैं वो गेम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कितना कुछ है जो आज की एट प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे और जो लोगों की नीड को फुलफ़िल कर दे, उनको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे दे, वो प्रोफेशन बेस्ट माना जाता है। व्हाट एडवाइस इज़ बीइंग गिवन टू द यंग स्टूडेंट्स बाय द पैसेज। अब पैसेज से हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ लिमिटेड एडवाइजेज मिल रही हैं जो सामने सामने हाईलाइट हो जाती हैं। पहली एडवाइस ये कि हमें अपने गोल पे फोकस करना है। दूसरा, हमें अपना जो एफ़र्ट है 100% देना है, हमें अपनी मेहनत के साथ बेईमानी नहीं करनी है। अगर आप अपनी मेहनत के साथ ही बेईमानी करते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ या सपोज़ मैं किसी और टॉपिक पे आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ाते टाइम मैं ही अपना 100% नहीं दूंगा तो आपका रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप भी अपना 100% रिज़ल्ट मुझे दे पाएंगे। ठीक, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग यंग स्टूडेंट के लिए अपने
प्रोफेशन को बेस्ट बनाने के लिए या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेन एडवाइस दी जा रही है वो ये है कि अपने गोल के साथ लॉयल रहें, अपनी एफ़र्ट में 100% दें और अपने जो एफ़र्ट्स हैं वो टारगेटेड रखें। ऐसा नहीं कि आपने एफ़र्ट लगाया और उस एफ़र्ट का आपके गोल से कोई डायरेक्ट रिलेशन था ही नहीं। आपका रिलेशनशिप जो है आपके गोल के साथ वो डायरेक्ट होना चाहिए। हाउ डू वी मेक आवर प्रोफेशन लुक बैड, गिव एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आप सीधा सीधा पैसेज की जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर देख सकते हैं कि एक डॉक्टर का मैसेज दिया गया था या एक डॉक्टरेट का प्रोफेशन का मैसेज दिया गया था। हाउ डू वी मेक आवर प्रोफेशन लुक बैड, हम अपने प्रोफेशन को किस तरीके से बैड दिखा सकते हैं। अब बैड दिखाने के कई तरीके होते हैं मगर जो बेसिक तरीका होता है वो होता है डिसलॉयल्टी, अपने पैशन की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ डिसलॉयल्टी। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे मेडिकल प्रोफेशनल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हेल्प भी की गवर्नमेंट के बाद, ठीक है। मगर उसी के दौरान अगर कुछ ऐसे डॉक्टर्स या कुछ ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स आ जाते हैं सामने जो कि कुछ ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल सामने आ जाते हैं जो कि उस सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं मॉनेटरी गेंस के लिए या किसी चीज़ के लिए, या पार्शैलिटी करते हैं पेशेंट्स को चूज़ करने में। तो वो चीज़ क्या है, एक प्रोफेशन को बुरा दिखाने के लिए काफ़ी है। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ डिसलॉयल रहेंगे या आप अपने काम में अपनी 100% एफर्ट या अपनी जेन्युइनिटी नहीं रखेंगे, अपनी लॉयल्टी अपने साथ नहीं रखेंगे, तो वो आपके प्रोफेशन को और आपको दोनों को बुरा दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। अब इस पैसेज में ये 3 वर्ड्स हैं, रिडिकुलस, वेल्थ और डिप्राइव। अब रिडिकुलस का जो आंसर है वो हम अगर पीछे की तरफ चलते हैं पैसेज की तरफ तो हमें देखने को मिलता है कि रिडिकुलस जो वर्ड है, मैं सामने आ जाता हूँ यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं रिडिकुलस जो वर्ड है, रिडिकुलस जो है वो वर्ड है प्रीपोस्टरस से। प्रीपोस्टरस यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका मतलब है रिडिकुलस। अब ऐसे ही अगर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट में एक वर्ड है एसेट्स। एसेट्स का मतलब है वेल्थ, एसेट्स का मतलब है वेल्थ। और जब थर्ड पॉइंट की तरफ हम जाते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड वर्ड जो था हमारा था डिप्राइव्ड। अब डिप्राइव्ड का जो, अगर हम पिछले स्लाइड की तरफ जाते हैं तो डिप्राइव्ड का यहाँ पर सेकंड पैसेज में जैसे आप लाइन में जाएंगे कि आनंद कुमार सुपर 30 प्रोग्राम दैट हैज सेंड मैनी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट टू द IIT प्रोफेशनल्स। अब इसके अंदर जो अंडर प्रिविलेज वर्ड है ये मैच करता है किससे, ये मैच करता है आपके डिप्राइव्ड से। डिप्राइव्ड का मतलब है अंडर प्रिविलेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। टू बी अ लॉट बेटर देन अदर्स एंड मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। टू बी अ लॉट बेटर देन अदर्स, इसका मतलब है हेड एंड शोल्डर्स। ये आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके आपको फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस के अंदर ये लाइन मिलेगी। हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। और मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट का जब अगर हम पिछली सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पर दिख जाता है मस्ट पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, ठीक है। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है एक पोएम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक स्टैंजा था, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास आता है एक पोएम है जिसका अगर हम स्टैंजा रीड करें, आई हैव टेकन अ रोड, आई हैव ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस, द राइड हैज़ बीन बम्पी, सो शुड आई गो अहेड और नॉट। अब इस जब पोएम को आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पिछला पैसेज है जो प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये एक प्रोफेशन की या एक लाइफ की जो जर्नी है उसके अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पोएम। गिव अ सूटेबल टाइटल। अब बेटा जो सूटेबल टाइटल है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे
बम्पी रोड, ठीक है। या हम लिख सकते हैं हैजार्डस जर्नी, या क्या कहते हैं रोड नॉट टेकन, क्योंकि वो कम चला हुआ है। या फिर अ रोड फिल्ड विद डिफ़िकल्टीज, ठीक है। या अ जर्नी ऑफ लाइफ ऑन द पेमेंट, ऐसा भी कुछ भी। तो जो भी, ऐसा नहीं है कि जो टाइटल्स मैंने बताए वही आएंगे, जो भी टाइटल आपको सुटेबल लगता है, जो आप अपने क्रिएटिविटी से सोच सकते हैं, वो टाइटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फील हेजिटेंट टू गो अहेड। अब पोएट, इस पोएम के अंदर पोएट है, हेजिटेंट क्यों फील कर रहा है आगे जाने से। वो हेजिटेंट इसलिए फील कर रहा है आगे जाने से क्योंकि जैसे ही उसने प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कुछ टाइम के लिए एकदम हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। तो पोएट के लिए ये जो पॉइंट है ये एक ब्रेकिंग पॉइंट की तरह था, जो हर्डल्स हैं या जो प्रोफेशन की जो जर्नी है, जो लाइफ की जर्नी है, वो डिमांड करती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर लेते हैं तो ही आपको कुछ बेनिफिट रीप होगा। जैसे गेम के लेवल्स हैं, जब तक आप गेम का एक लेवल क्लियर नहीं करेंगे आपकी डिफ़िकल्टी मेंटेन रहेगी, उसके बाद ही आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉन्ट द पोएट ब्लेम हिज फैमिली। अब पोएट अपनी फैमिली को ब्लेम क्यों नहीं कर रहा। पोएट अपनी फैमिली को ब्लेम इसलिए नहीं करता है यहाँ पे क्योंकि उसने अपना रास्ता खुद अपनी मर्जी से चुना है, ठीक है। तो उसके साथ जो भी होगा या उस लाइफ में या उस जर्नी पे वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस को झेलेगा, जो भी प्रॉब्लम्स उसे आएंगी, वो अपने ऊपर सारा का सारा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इसलिए वो अपनी फैमिली को ब्लेम नहीं कर रहा। अब सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाई वॉन्ट द पोएट ब्लेम हिमसेल्फ। अब फैमिली को ब्लेम ना करने का रीज़न तो बेटा ये था कि उसने अपने जो डिसीजन थे अपनी मर्जी से लिए थे, मगर वो खुद को भी अपने फेलियर के लिए ब्लेम नहीं कर रहा। वो खुद को अपने फेलियर के लिए ब्लेम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये जो डिसीजंस हैं इसमें फेलियर भी कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई रिजल्ट या कोई ना कोई एक सीख दे के जाएगा, जिसे कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे ही, ठीक है। वैसे ही अब आगे है, व्हाट इज़ द मैसेज गिवन बाय द पोएम। अब पोएम का बेटा एक सिंपल सा स्वीट सा मैसेज है। मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में बहुत सारे रुकावटें आएंगी, बहुत गड्ढे आएंगे, बहुत मोड़ आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, मगर आपको अपनी 100% एफर्ट देना है, आपको डटे रहना है। नेम द लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन द पोएम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। बेटा इसके अंदर कई तरह के लिटरेरी डिवाइसेस बन सकते हैं। जैसे इमेजरी है। इमेजरी कैसे कि एक रोड डिपिक्ट किया गया है, रोड के ऊपर एक गड्ढा डिपिक्ट किया गया है, कुछ मोड़ डिपिक्ट किए गए हैं, या एक इमेजरी बनाई गई है कि सामने एक जर्नी है, जर्नी में ऐसे ऐसे जाना है और ऐसे ऐसे आपको आगे हर्डल्स आएंगे। मेटाफर, हम मेटाफर देख सकते हैं। मेटाफर किस लिए, क्योंकि यहाँ पे रोड की जो जर्नी है उसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब बेटा बम्पी एक वर्ड है जिसका अपोजिट आपको मिलेगा स्मूथली या स्मूथ, ठीक है। अब ऐसे ही डिसबिलीव है। डिसबिलीव का अपोजिट आपको क्या मिलेगा पोएम के अंदर, वो मिलेगा आपको वर्ड है बिलीव, ठीक है। अब हम रीडिंग सेक्शन कवर हो गया हमारा, जो कि हमारा 25 मार्क्स का था। अब हम अपने राइटिंग सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। राइटिंग सेक्शन हमारा इस बार बहुत इजी था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। उसका रीज़न ये कि RIMC ये चाहता था कि वो इस बार इस एग्ज़ाम के ज़रिए ये देख पाए कि बच्चों की जो क्रिएटिव स्किल है और उनका जो एक कॉम्पिटिटिव कैलिबर है, उनकी जो एक स्ट्रेंथ है, कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है, वो कितनी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। पेपर नो डाउट बहुत इजी था, मगर ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म में था, और जो बच्चा इस ट्रिक को इजीली सॉल्व कर पाया होगा उसका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। तो अब यू आर मनीषा, अ रेजिडेंट ऑफ साउथ दिल्ली, write a letter to the editor of the Times of India telling him or her how every resident of Delhi could contribute to creating a healthy environment in the city in 175 words। ठीक है बेटा, अब क्या है 175 वर्ड्स में आपको लेटर बताना है, और लेटर का जो सब हेडिंग या लेटर का जो सब्जेक्ट बनेगा वो है
टू क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट। एक मिनट, क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान में रखें, टू क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट इन द सिटी। जब सिटी की बात हो रही है, और सिटी कौन सी है, सिटी है दिल्ली। सिटी की बात हो रही है और सिटी है दिल्ली। तो दिल्ली की मेन क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के इस लेटर को लिखना था। ठीक है, अब दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या 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 हमें इश्यूज जानने को मिलते हैं। हमें इशू सबसे पहला मिलता है कि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे गंदगी है, मतलब वहाँ पे गार्बेज की जो मेंटेनेंस है या जो डिस्पोजल है वो ठीक नहीं है। हालांकि अब बहुत इम्प्रूव हो चुका है, मगर फिर भी वो बहुत ज़्यादा एरियाज़ में नहीं है। ठीक है, पोल्यूशन है, गार्बेज है, उसके बाद इन्वायरमेंट की क्लीनलीनेस है, पॉपुलेशन बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ट्रैफिक की वजह से सिर्फ पॉपुलेशन, ये पोल्यूशन नहीं है, नॉइज़ फैल रही है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं सबसे पहला, अगर हम सिर्फ एक सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो है ट्रैफिक का। ट्रैफिक को अगर हम ध्यान पे रखें तो हमारे कई पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि पहला है हमारा पहला पॉइंट है कारपूल। कारपूल कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या है, डीटीसी की बसेस हैं और मेट्रो है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जगह जगह प्लांट्स लगा सकते हैं। या अगर प्लांट्स आप कहीं ऐसी जगह पे नहीं लगा पा रहे हैं जहाँ पे प्लांट वो ग्रो कर पाएँ, तो आप अपने घर पे छोटे से जो मिनी प्लांट्स होते हैं उनके मतलब छोटा सा मिनी गार्डन बना लें, अपने रूम के अंदर ऐसे प्लांट्स रख लें जो ऑक्सीजन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आप गार्बेज का जो डिस्पोजल है अपने एरिया का, उसका इंश्योर कर सकते हैं कि वो ठीक से हो। आप जहाँ भी जाएं, अगर आप कहीं कचरा देखते हैं तो आप उसको साफ करें या लोगों को एटलीस्ट जागरूक करें। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इस चीज़ में मेंशन कर सकते थे। और इन्वायरमेंट, अब ठीक है, इन्वायरमेंट में ये तो होगा पोल्यूशन और क्लीनलीनेस का। अब इन्वायरमेंट में एक सबसे बड़ा हैजर्ड क्या है, वो है हीट का। अब हीट कम करने के लिए क्या करें, एसी नहीं लगाना बेटा। एसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसी की वजह से टेम्परेचर्स राइज होते हैं। आपको क्या करना है, आपको वाटर कूलर का यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आप इसमें ऐड कर सकते थे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ चैट जीपीटी ऑन एजुकेशन इन अबाउट 175 वर्ड्स। अब चैट जीपीटी की जब हम बात करते हैं, चैट जीपीटी एक ऑटोबॉट इंजन है। ऑटोबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोटिक इंटरफेस है जो आपके साथ कम्युनिकेट करता है जैसे कि एक जीता जागता इंसान करता है। तो चैट जीपीटी का इम्पैक्ट एक एजुकेशन पे क्या होगा, चैट जीपीटी को पहले हम समझ लेते हैं। चैट जीपीटी के मेन पॉइंट्स क्या थे। चैट जीपीटी का पॉइंट ये है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट से है, तो हम जो भी सवाल उससे पूछेंगे नो डाउट उसका आंसर उसके पास होगा। तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होंगे कि अब बच्चों को जगह जगह ज़्यादा टाइम तक रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी डाटा या कोई भी क्वेश्चन है उसका एक कंपाइल्ड आंसर वो आपको दे सकता है, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको दे सकता है। आपको वो एज अ एक पीयर ट्यूटर की तरह हेल्प कर सकता है। आप सवाल पूछेंगे तो वो उसका जवाब देगा। ठीक है, चैट जीपीटी की इंट्रोडक्शन की वजह से जो आईसीटी का डिपार्टमेंट है, आपकी टीचिंग एड्स है, स्मार्ट एड्स है, जैसे आपका स्मार्ट क्लासरूम है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, जैसे स्क्रीन में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, टीचर्स के लिए हेल्पफुल होगा, स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। वो आपकी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ को जनरेट करने में हेल्प करेगा। मगर सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, चैट जीपीटी कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंस बढ़ा देता है। और क्योंकि जैसे RIMC का एग्ज़ाम था या कोई सरकारी एग्ज़ाम होता है या सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी देखी जाती है। तो अगर ऐसे ऑटोबॉट इंजन का अगर हम हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाती है। हमारा अपना जो कैलिबर है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट अ पैराग्राफ ईच ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 75 वर्ड्स। अब बेटा जो ये 3 टॉपिक्स थे, तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप थे। इनके
एक मेटाफोरिकल मीनिंग बनता है और एक है इनका प्रैक्टिकल मीनिंग। प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, जो इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि एक बच्चा है जो एक आदमी है उसका पिता है। अब इसका मतलब ऐसे प्रैक्टिकल कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक आदमी होता है, एक फादर होता है, वो बच्चे से उम्र में बड़ा होता है, या बच्चा जब बेबी पैदा होता है तो उसकी उम्र बहुत छोटी सी होती है। मगर जब हम बात एक सोल के लेवल पे जाते हैं या हम एक कॉग्निशन की, एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे जाकर देखें, तो चाइल्ड जो है वो एक प्योर सोल मानी जाती है। उसका कनेक्शन सीधा सीधा एक गॉड से माना जाता है, ठीक है, कि वो एक भगवान का अवतार है, या अभी वो इस जो वर्ल्ड की, इस दुनिया की जो बैड हैबिट्स हैं, जैसे हम बात करें लालच है, ठीक है, ग्रीड है, डिसबिलीव है, झूठ है, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, जो एक इंसान को बुरा इंसान दिखाती हैं, जो बुराइयां होती हैं, जो बैड हैबिट्स होती हैं, उनसे अभी वो अनटच्ड है बेटा, वो अभी तक टच नहीं हुआ, तो अभी एक भगवान का रूप माना जाता है। और भगवान को लोग सबसे बड़े एक पिता, एक फादर की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस का मतलब था चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि एक स्पिरिचुअल स्टेज में या एक स्पिरिचुअलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाइल्ड है वो एक मैन का फादर है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। अब बेटा इसके दो मीनिंग बनते हैं। पहला मीनिंग तो जो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, अभी भी बहुत गर्मी है। क्या आप दिन में एक घूंट पानी पी लें, या पूरी गर्मियों के सीज़न में एक घूंट पानी में काम चला सकते हैं कि आपने एक घूंट पानी पिया और आपके लिए सारी की सारी जो समर है वो ईजी हो गई। अब आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, और इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग वो ये बनेगा कि जब एक समर को हम यहाँ पर लाइफ की जर्नी की तरह देख सकते हैं, या जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरी एक समर है, और जो हमारा एक स्वेलो है वो हमारा एक छोटा सा एफर्ट है कि हमने एक दिन दो दिन बुक्स उठा ली, या हमने एक रैंडम रीडिंग ले ली, और हम ये एज्यूम करें कि हम पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, या हम कंपटीशन को क्रॉस करके टॉप कर जाएंगे। बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए वन स्वेलो या वन प्रिपरेशन डज नॉट मेक अ समर, डज नॉट हेल्प यू टू कम्पीट योर एग्ज़ाम, ठीक है। अ रोटन एप्पल स्पॉइल्स द बैरल, या आपने हिंदी में भी इसका एक लाइन सुना होगा कि ये गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अभी इस सेंटेंस का मीनिंग भी दो है। पहला मीनिंग ये है कि एक जो सड़ा हुआ एप्पल है, या एक एप्पल है जो ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे, तो उसके टच में जो भी और एप्पल या जो भी और फ्रूट आएगा, जो एक बैरल है पूरा फ्रूट का, वो उस पूरे के पूरे बैरल को स्पॉइल कर देगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, इसको हम आप ही के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की जर्नी से जोड़ के देख सकते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम की जर्नी को एक बैरल की तरह ले लें। यह आपका पूरा एक बैरल है जो आपकी एग्ज़ाम की पूरी एक जर्नी है, ठीक है। और वो अलग अलग एप्पल से भरा हुआ है। मान लीजिए एक एप्पल है आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, वो आपके अलग अलग एप्पल्स हैं। और कुछ एप्पल्स हैं अलग कैटेगरी के जो हैं आपके प्रिपरेशन के तरीके, कि अब कोई बच्चा है कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा, या मैं इस प्रोसेस से पढ़ूंगा, या मैं ये करूँ। तो एक रोटन एप्पल है कि आप किसी एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, आप एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। और डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे मोबाइल चलाने की हैबिट है, ठीक है, ये गेम्स की हैबिट है का बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ है, वो एक रोटन एप्पल, वो एक छोटी सी दिन की एक्टिविटी आपका पूरा का पूरा बैरल, आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को ख़राब कर सकती है, ठीक है। इसीलिए रोटन एप्पल स्पॉइल्स द बैरल। अब इन पॉइंट्स में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना था कि आपको पहले जो सेंटेंस है उसका एक तो प्रैक्टिकल मीनिंग बताना था, और आपको एक बताना था उसका मेटाफोरिकल मीनिंग। मेटाफोरिकल की ये सेंटेंस जो है वो आपको एक्चुअल में क्या नॉलेज देना चाह रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी इन अबाउट 175 वर्ड्स। बेटा ऐसी ही कुछ इमेज थी, बच्चे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड में पीछे
जो प्लेयर्स हैं बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक है, तो इस इमेज को देख के हर किसी के मन में कोई ना कोई एक स्टोरी जनरेट हुई होगा, किसी न किसी को कोई ना कोई अपनी लाइफ का इवेंट याद आ गया होगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते थे, आप अपनी पहली गेम के बारे में लिख सकते थे, आप अपने पहले मैच का जो आपने कभी देखा हो उसका एक्सपीरियंस बता सकते थे, ये गेम आपको कैसी लगती है आप वो बता सकते थे, या अगर आप ऐसा कोई पर्टिकुलर मैच चल रहा है, आप किसी वर्ल्ड फेमस प्लेयर की जगह होते और एक सिचुएशन है, आप उसको कैसे डील करते, आप क्या टैक्टिक्स यूज़ करते, या आप एक क्या स्टोरी क्रिएट करते अपनी लाइफ की, तो आप वो चीज़ें 175 वर्ड्स के अंदर अंदर आराम से बता सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट वीडियो गेम एंड वाई यू लाइक इट। वीडियो गेम्स, बेटा वीडियो गेम्स जैसे पबजी है, BGMI है, ठीक है, बहुत क्रेज़ है इनका। और पहले के टाइम पे आती थी वो तो कैसेट गेम्स होती थी, मारियो थी, उसके बाद GTA आई, ठीक है, प्ले स्टेशंस के ऊपर आई। तो क्या है, शुरू से ही काफ़ी टाइम से वीडियो गेम्स जो हैं वो एक सोसाइटी या एक जो जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं, नई गेम्स डेवलप होती हैं। तो वीडियो गेम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक इंसान की लाइफ में, ठीक है। जैसे वो कैरेक्टर बिल्ड करती है, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलप करती है, काफ़ी कुछ सिखाती है आपको। गेम जिस वो लाइफ के एस्पेक्ट से रिलेटेड होगी, जैसे पबजी है वो थोड़ी सी फाइटिंग स्किल्स को, आपकी जो एबिलिटी है, फास्ट रिएक्शन को, टाइम को इम्प्रूव कर देती है, तो काफ़ी कुछ है। और कोई रेयर ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने कभी कोई गेम नहीं खेली थी। तो इसके अंदर आपको सिंपल कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ ये करना था कि आपकी फेवरेट गेम क्या है, पहले अपनी गेम के बारे में बताना था कि वो गेम क्या है, कैसे है, उसके अंदर क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, और फिर आप पर्टिकुलर उस गेम को बाकी गेम से ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। अब हर गेम की कोई ना कोई स्पेशल फीचर या हुकिंग कैपेबिलिटी होती है जो हर किसी को हुक करती है, ठीक है, आपको उसके बारे में बताना था, ठीक है। अब सेक्शन सी है ग्रामर। ग्रामर की तरफ जब हम चलें तो ये भी बेटा बहुत ज़्यादा इजी पोर्शन था। बस इसका एक छोटा सा एक माइनर पॉइंट था जो RIM से टेस्ट करना चाह रहा था, वो था बच्चों की जो स्किल ऑफ एडेप्टेबिलिटी है, कि मतलब कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल रीजनिंग कितनी तेज है उनकी, ठीक है, कितनी जल्दी वो क्वेश्चन को समझ पाएंगे और कितनी जल्दी वो उसके साथ रीजन कर पाएंगे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग। अब जो लाइन है हमारे पास, एक सेंटेंस है, उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच है, वो उसको अंडरलाइन किया हुआ है, हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक। पहला पॉइंट है, दो ही वॉज एंग्री ही रिमेन्ड काम। अब जब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलेगा जो दो है यहाँ पे एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है, आई हैव नेवर मेट अ माइजरली पर्सन लाइक हिम। माइजरली पर्सन, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो माइजरली जो है वर्ड वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच ऑफ यू विल बी रिवॉर्डेड। अब ईच ऑफ यू विल बी रिवॉर्डेड, ईच यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो ईच ऑफ यू क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ग्रुप में हर किसी की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब ये सेंटेंस भी, ईच बॉय विल बी गिवन अ पेन। अब बेटा ध्यान से देखना, ये जो सेंटेंसेस हैं इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, मगर यहाँ पे ईच जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है और यहाँ पे ईच जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का काम क्यों कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बॉय है, बॉय एक नाउन है, नाउन से पहले है ईच, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे पर्सन जो है, पर्सन एक नाउन है, नाउन से पहले है माइजरली, इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग यूजिंग करेक्ट टेंसेस। अब बेटा ये जो क्वेश्चन था ये नो डाउट थोड़ा सा ट्रिकी था, मगर जिन बच्चों ने टेंसेस की तैयारी अपनी बहुत अच्छी तरह की होगी वो अपने आंसर्स मैच करके देख लें, उनके आंसर्स बिल्कुल सेम एग्जैक्ट गए होंगे। पहला ही सेंटेंस था, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट 2 सेकेंड्स अगो, ठीक है। जो हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो करेक्ट टेंस का फॉर्मेट है, आई हैव ब्रेकफास्ट 2 सेकेंड्स अगो, ठीक। अब सेकंड पॉइंट है, द प्राइम मिनिस्टर विल लीव फॉर लंदन टुमारो। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एक शेड्यूल है,
ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर है हमारे या एक पर्टिकुलर कोई एंटिटी है, उसको एक पर्टिकुलर शेड्यूल पे इतने से इतने बजे यहाँ पे जाना है, ठीक है। शेड्यूल है मतलब फिक्स है, और क्योंकि जब वो फिक्स आ जाता है तो यहाँ पे विल लीव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लीव्स, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स है, वो होने वाला है। अब ऐसे ही थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड माई लंच, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें तो ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड माई लंच, आफ्टर आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच का मतलब मैंने खाना खा लिया था, मगर मेरे खाना खाने के बाद वो आया, तो मतलब मेरे खाना खाने के बाद भी कुछ टाइम बीत चुका था जिसके बाद वो आया, तो इसीलिए ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड माई लंच, ठीक है। ऐसे ही जो अगला सेंटेंस है वो ये है, शी केम टू माई हाउस वाइल आई रीड अ नोवेल, वाइल आई रीड अ नोवेल, वाइल आई, इसका जो करेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये है, आई वॉज रीडिंग अ नोवेल व्हेन शी केम टू माई हाउस। इसका रीज़न ये है, हमने ये चेंज क्यों किया, आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, क्योंकि जब वो लड़की आई तब मैं नॉवल रीड कर रही थी, मतलब इन द सेंस वो एक प्रेजेंट एक्शन है या वो एक प्रेजेंट टाइम में परफॉर्म हो रहा था, इसलिए आई वॉज रीडिंग अ नोवेल व्हेन शी केम टू माई हाउस, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय मेकिंग यूज ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन विद इन ब्रैकेट्स। अब एक सेंटेंस है और हमें ब्रैकेट में दिया गया है कि हमें उस सेंटेंस के अंदर क्या चेंज करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था। लायनल मेसी इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, लायनल मेसी इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। बेटा ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है ना, कि ये लायनल मेसी की अचीवमेंट के बारे में बता रहा है कि वो बेस्ट फुटबॉलर है, मगर हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सेंटेंस को उलट दें या बिल्कुल ही एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू शो करें। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आप सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना, सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना आप जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर दें कि वो थोड़ा सा एक नेगेटिव टच दे दे। जैसे नो अदर फुटबॉलर इन द वर्ल्ड इज़ सो गुड एज लायनल मेसी। अब बेटा देखो, नो फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि लायनल मेसी अगर बेस्ट हैं तो कोई जो अगले फुटबॉलर्स होंगे वो लायनल मेसी से नीचे ही होंगे ना, मगर बात है नो अदर फुटबॉलर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो अदर फुटबॉलर एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा देता है कि बाकी जितने भी फुटबॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मगर वो लायनल मेसी के जितने बेहतर नहीं बन पा रहे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट को दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, वी डू नॉट नो वेयर द गर्ल लिव्स। अब ये बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो जहाँ पे लोग रहते हैं, वेयर द गर्ल लिव्स, जहाँ पे रहते हैं वो क्या होता है, एक एड्रेस होता है। वी डू नॉट नो द एड्रेस ऑफ द गर्ल, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, थर्ड पॉइंट है, डिस्पाइट हिज पॉवर्टी ही कंटिन्यू टू हैव बिग ड्रीम्स, ठीक है। डिस्पाइट हिज पॉवर्टी ही कंटिन्यू टू हैव बिग ड्रीम्स। अब कि अपनी गरीबी के चलते हुए भी, डिस्पाइट हिज पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है पुअर लोग, गरीब लोग, या जो वो एक बहुत ही माइजरली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। कि अपनी पॉवर्टी के चलते भी उसने बड़े सपने, ऊंचे सपने देखना नहीं छोड़ा, ठीक है। इसको अगर हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ही वॉज पुअर येट ही कंटिन्यूज टू हैव बिग ड्रीम्स, कि वो गरीब था मगर फिर भी उसने जो अपनी बिग ड्रीम्स हैं उनको नहीं छोड़ा। अब फोर्थ सेंटेंस है, महेंद्र सिंह धोनी इज़ एडमायर्ड बाय एवरीवन, कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो हर किसी से या हर किसी के द्वारा एडमायर किए जाते हैं। अब ये बेटा एक स्टेटमेंट की तरह है, अगर मैं इसको एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ लेके जाऊँ या एक क्वेश्चन की फॉर्म में करूँ तो मैं इस सेंटेंस को कैसे पूछूंगा कि सर आप एक बात बताइए, क्या महेंद्र सिंह धोनी सच में सबसे ही एडमायर किए जाते हैं या हर किसी के द्वारा एडमायर किए जाते हैं। तो उसी को सेंटेंस को अगर मैं प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करूं तो ये बनेगा, इज़ महेंद्र सिंह धोनी एडमायर्ड बाय एवरीवन, क्या महेंद्र सिंह धोनी सच में सबसे एडमायर किए जाते हैं, ठीक है। बट ध्यान से रीड करो एक बार, महेंद्र सिंह धोनी इज़ एडमायर्ड बाय एवरीवन, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही अगले सेंटेंस की तरफ चलें,
द fearless soldier was able to kill 5 terrorists single handedly। बट एक सिंपल सा सेंटेंस है कि एक fearless soldier है और वो मैनेज कर पाया है 5 टेररिस्ट जो थे उनको सिंगल हैंडेडली उसने मार दिया। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लिखें तो क्या बनेगा, द सोल्जर हु वॉज fearless was able to kill 5 terrorists सिंगल हैंडेडली। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है एज सून एज वी रीच द स्टेडियम द कोच शाउटेड एट अस। कि जैसे ही हम स्टेडियम पहुँचे कोच ने हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें, मतलब एक थोड़ा सा एक नेगेटिव एक्सपेक्ट दिखाना शुरू करें, क्योंकि इस पॉइंट में क्या है, कोच की एक पर्टिकुलर केयर दिख रही है कि कोच क्योंकि डिसिप्लिन चाहता है, कोच चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक डिसिप्लिन में रहें। और टाइम सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है किसी भी एक प्लेयर के लिए या किसी भी एक ऐसे इंसान के लिए जो किसी कोच से ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेडियम देन द कोच शाउटेड एट अस। कि हमें स्टेडियम में पहुंचे देर भी नहीं हुई थी कि कोच ने हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दी। अब अगला पॉइंट है द शेफ कुक द मील। द शेफ कुक द मील, ये एक एक्टिव सेंटेंस है कि शेफ ने खाना बनाया। ठीक है, अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो मील है वो आगे चला जाएगा और शेफ जो है वो एंड में आ जाएगा। द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, खाना शेफ के द्वारा बनाया गया। राजू सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट द प्रीवियस डे। अब राजू ने क्या बोला कि उसने जो अपना असाइनमेंट है वो पिछले दिन पूरा कर लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि सामने वाला जो है एक डायलॉग के फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, राजू सेड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट येस्टरडे। आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट येस्टरडे, कि मैंने अपना असाइनमेंट जो है वो कल कवर कर लिया था। ऐसे ही हम आई पॉइंट की तरफ चलें। वाई डिड योर सिस्टर नॉट लाइक द कार। तुम्हारी बहन ने कार को क्यों पसंद नहीं किया। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे वही है, कार आगे चली जाएगी और सिस्टर जो है वो पीछे आ जाएगी। वाई वॉज द कार नॉट लाइक बाय योर सिस्टर, कि कार जो है तुम्हारी सिस्टर के द्वारा क्यों पसंद नहीं की गई। मीना सेड टू टीना लेट्स गो टू द थिएटर टुमारो। अब हमने इससे पहले वाला सेंटेंस जो किया था उसमें हमने क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया था। अब हम इस डायरेक्ट मैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मीना सजेस्टेड टीना दैट दे शुड गो टू द थिएटर नेक्स्ट डे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट द इडियम्स और फ्रेजेस विच मीन द फॉलोइंग। ठीक है, अब इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये आपकी जो वोकेबलरी है और जो आपकी डिक्शनरी की नॉलेज है वो आपको अच्छी तरह टेस्ट करेगा। ठीक है, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। टू बी एक्साइटेड और नर्वस। टू बी एक्साइटेड और नर्वस की जब हम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन को अगर हम किसी ईडीएम या किसी फ्रेज़ के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, ऑन पिंस एंड नीडल्स। कि हम सुइयों के ऊपर ये छोटी छोटी जो पिंस हैं उनके ऊपर हम खड़े हुए हैं और जब पिंस के ऊपर खड़े होंगे तो पिन हमें चुभेगी। और ऐसे ही जब हम एक्साइट या नर्वस होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पिंचिंग हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है। अब सेकंड पॉइंट है क्विकली और वेरी फास्ट। क्विकली का या बहुत तेज़ या बहुत जल्दी। अब बहुत तेज़ क्या है, क्विकली एज अ फ्लैश। बेटा फ्लैश सबने देखा होगा, फ्लैश को एज अ कैरेक्टर भी सब जानते हैं। वो डीसी और मार्वल में सबसे जो तेज़ कैरेक्टर है जो टाइम को भी पोज करके भाग जाता है, वो इतना ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो फ्लैश का मतलब होता है एक ही दम ऐसे क्विक, एक बिल्कुल सेकंड में, ऐसे ही क्विक एज अ फ्लैश। ठीक है, टू अवॉइड और शाई अवे फ्रॉम डेंजर। टू अवॉइड और शाई अवे फ्रॉम डेंजर कि मतलब हम कि ये कोई एक पर्टिकुलर डेंजरस सिचुएशन है या कोई एक डेंजर है कि अगर हम उससे छुप के रहें या हम उसको अवॉइड करें तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, डॉज अ बुलेट। बुलेट जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है किसी एक इंसान के लिए, अगर लग जाए तो जान चली जाती है। ठीक है, तो हमें
बुलेट जो है अगर हम उसको डॉज कर देते हैं, अगर हम गोली से ऐसे बच जाते हैं, जैसे मूवीज़ में देखा होगा आपने, सामने से गोली आ रही है और पर्सन ऐसे साइड होके ऐसे बच जाता है हीरो, तो डॉज अ बुलेट मतलब कि हमने खतरे को टाल दिया या हम खतरे से बच गए। टू डू समथिंग टू गेट द अटेंशन ऑफ अदर्स, किसी की भी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, तो आप अपने पेरेंट्स की अटेंशन पा रहे हैं कि मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, मुझे कुछ पॉकेट मनी चाहिए, ठीक है। या मान लीजिए आपका टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया और आप अप्रिसिएशन चाहते हैं, तो आप अपने टीचर की अटेंशन के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो ये चीज़ है, इसको अगर हम इडियम या फ्रेज पर कर लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे टू होक द लाइमलाइट। होक द लाइमलाइट मतलब कि लाइमलाइट जो होती है वो एक फेमस लोगों के पास होती है, उन लोगों के पास होती है जिनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। वो एक अप्रिशिएटिंग इन्वायरमेंट में जो उनको एक दिया जाता है, परफॉर्मेंस दिया जाता है, या उनको साथ जो बिहेवियर होता है, ठीक है, या उनको जो एक रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको जो अटेंशन मिल रहा है, ठीक है, उसको लाइमलाइट बोलते हैं। टू होक द लाइमलाइट मतलब कि हम उस लाइमलाइट को अचीव करने के लिए जो काम करें, ठीक। अगला है ऑफ अ फीलिंग बीइंग फेल्ट बाय एवरीवन। अनबिक्विटियस फीलिंग, अनबिक्विटियस फीलिंग होती है कि ऐसा कुछ जो हर किसी को महसूस हो, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे हमें पता है कि आगे चल के कुछ खतरा हो सकता है, तो हर इंसान अपने लेवल पे किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा महसूस होगा, ये ठीक है। मान लिया आपके हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो हॉरर मूवी के टाइम पे डर सबको लगेगा, किसी को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, मगर क्योंकि वो एक ही फीलिंग है, एक ही फियर है, फियर की एक ही फीलिंग और वो सबके द्वारा महसूस की जा रही है, इसलिए उसको बोलेंगे यूबिक्विटस फीलिंग, ठीक। अब सेक्शन सी ग्रामर में हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिस क्वेश्चन है राइट वन वर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब बेटा कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें उनको वन वर्ड में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जैसे पहला ही पॉइंट है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। बेटा स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है, ठीक है, रीडिंग एक प्रोफेशन है, राइटिंग एक प्रोफेशन है। ऐसे आपने देखा होगा कुछ हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं जो हैंड राइटिंग मैच करते हैं, आपने टीवी शोज़ में देखा होगा ऐसे कुछ, ठीक है। सीआईडी में देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर केस हुआ है जिसमें हैंड राइटिंग मैच करके देखने की सामने वाले इंसान ने लिखा है या नहीं। तो जो हैंड राइटिंग की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्राफोलॉजी। जो हैंड राइटिंग की स्टडी है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है, जैसे पढ़ाने के प्रोसेस को टीचिंग बोलते हैं, ऐसे स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग को बोलते हैं ग्राफोलॉजी। अब फियर ऑफ बुक्स, जो लोग हैं किताबों से डरते हैं। अब ये वर्ड है बिब्लियोफोबिया। अब यहाँ पे अगर हम डिवीजन करके देखें, बिब्लियो वर्ड जो है वो बुक को डिनोट करता है और फोबिया का मतलब होता है डर। तो बिब्लियो यानी बुक्स, फोबिया यानी डर, यानी किताबों का डर, फियर ऑफ बुक्स। अब आगे है अ प्लेस फॉर कीपिंग द बीज। अब मधुमक्खियाँ हैं, कहीं तो आपने अपने घर के आसपास देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता वैसे ही रखा जाता है, मगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे पतंजलि है, आयुर है, डाबर है, जिनका हनी आता है, वो मधुमक्खियों के आर्टिफिशियल जो हैं वो छत्ते बनाते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है। और जो वो जगह होती है जहाँ पे वो उन बीज को रखा जाता है, पाला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपियरी। अब नेक्स्ट पॉइंट है अ पर्सन हु हेल्प्स अ गोल्फर। गोल्फर होता है बेटा जो गोल्फ खेलते हैं, जो गोल्फ को शॉट लगाते हैं, ठीक है। तो जो पर्सन होता है, आपने कभी देखा होगा कोई मूवी का सीन देखा होगा, वेब सीरीज़ देखी होगा, आपने रैंडम वैसे भी देखा होगा, जो गोल्फर होता है गोल्फर के साथ हमेशा एक पर्सन चलता है जो गोल्फ स्टिक्स का बैग कैरी करता है और एक्स्ट्रा बॉल्स रखता है अपने साथ, उसको कैडी बोलते हैं, ठीक है, जो गोल्फर की हेल्प करता है। A figure of speech which consists in saying something which is just the opposite of what is intended। अब इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसका मतलब ये बनेगा कि एक ऐसी पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच जो एक ऐसे मैसेज को आगे कम्युनिकेट करे जो इंटेंशन से बिल्कुल ही अलग था। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, जैसे कि मेरा इंटेंशन है आपको
सॉल्यूशन बताने का, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है या एक पर्टिकुलर मान लीजिए इवेंट है जिसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है, ठीक है। और वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एक सीन या एक मोमेंट था जो बहुत ही ज़्यादा खास रहा था। अब मुझे जब अगर आपको उसके बारे में बताना और उसकी जगह मैं आपको कुछ और ही बोल दूँ या कुछ ऐसा बोल दूँ जो इररेलेवेंट है, जिसका उस इवेंट से या उस मोमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब कि कुछ जो बोलने की इच्छा थी या आपने एक पर्टिकुलर मान लीजिए स्पीच तैयार की है, तो इस स्पीच में एक पर्टिकुलर लेवल पे आपके आके आपको एक सेंटेंस बोलना था और आपने उसकी जगह कुछ और बोल दिया, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग ग्रामेटिकल पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जैसे पीछे टेंसेस का आया था, ठीक है, हमें फिर ये आइडेंटिफाई करना था ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है हमें ये देखना चाहिए वो ग्रामर का कौन सा पार्टिसिपल, ठीक है। दिस कार इज़ माइन। अब इस सेंटेंस में जो दिस है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम चलें तो दिस इज़ माई कार। अब बेटा ध्यान से देखना, दिस कार इज़ माइन, दिस इज़ माई कार, सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, मगर क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो ग्रामेटिकल वर्ड्स का यूजेज है, ग्रामेटिकल रूल्स की एप्लीकेशन है, वो काफ़ी अलग है। और क्योंकि यहाँ पे दिस की जगह माई के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? माई पोजेसिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि दिस है, दिस क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये कार है मेरी। हम पर्टिकुलर दिस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या है? दिस इज़ माई कार। अब माई, अब मेरे बारे में बात हो रही है, पहले बात हो रही थी कार के बारे में, अब बात हो रही है मेरे बारे में, ठीक है। और जब बात मेरी हो रही है तो क्या मैं अपना पोजेशन दिखा रहा हूँ, ये मेरी कार है, ठीक। अब है द डोर वॉज लेफ्ट ओपन, जो दरवाज़ा था वो खुला छोड़ दिया गया। अब लेफ़्ट क्या है? लेफ़्ट एक पर्टिकुलर एक्शन को डिनोट करता है, इसलिए क्या है? वो एक वर्ब है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द केक वॉज ईटन बाय देम। केक वॉज ईटन बाय देम। देम क्या है? अब एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, देम। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट क्या है? वर्ड जो वर्ड है या इज़ या जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ जाता है उसके अंदर जो वर्ड जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, क्योंकि वर्ड जो वर्ड है वो एक इंटेरोगेशन के तरह काम आता है। जैसे हाउ, वाई, व्हाट। व्हाट का मतलब है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। क्या वर्ड कहाँ यूज़ होता है? जब हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं। अब ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, द फॉलोइंग वर्ड्स हैव 2 और मोर मीनिंग्स, गिव 2 डिफरेंट मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड एंड फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग देम। अब बेटा ये इस पेपर का सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। इजी किस लिए? क्योंकि हम जब पहली सेंटेंस की तरफ या पहली वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें वर्ड मिला था मैच। अब मैच हर किसी को पता है, मैच का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मैच चल रहा है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, किसी चीज़ का। हमारे पास एक फुटबॉल मैच की पिक्चर भी आई थी, ठीक है। तो मैच का पहला मीनिंग तो बनेगा अ गेम या कंपटीशन की पर्टिकुलर कोई हो रहा है। और मैच क्या होता है कि हम मैच करके देख रहे हैं कि ये चीज़ इसके साथ सूटेबल है या नहीं। जैसे आपकी क्लोथिंग है या मान लीजिए पर्टिकुलर आपने रूम को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, तो वॉल का जो पेंट है वो सूटेबल है फर्नीचर से या नहीं है। या अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप सेल्फ़ी ले रहे हैं, तो आप देखते हैं ना कि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो बेहतर से बेहतर निकल के आए, तो वो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं है, मैच कर रही है या नहीं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो एक गेम के तौर पे मैच से क्या सेंटेंस बनेगा? दिस मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और जब हम बात करेंगे टू लुक गुड विद समथिंग एल्स, दिस शर्ट डजंट मैच विद योर जैकेट। अब बेटा इस चीज़, इन पॉइंट्स में एक जो चीज़ है ध्यान देने वाली वो ये है कि यहाँ पे जो मैच वर्ड है ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मैच, अगर हम मैच एक पर्टिकुलर नाउन की तरह देखें मैच वर्ड को, तो मैच का मतलब होता है अ गेम। और मैच को अगर हम एक वर्ब की तरह देखें तो मैच एक एक्शन है जिसमें ये देखना होता है कि ये चीज़ सामने
वाली किसी आइटम से अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम अगले सेंटेंस की तरफ चलें, अगला वर्ड था वॉच। अब वॉच भी नाउन के तौर पे देखें तो वॉच क्या होती है, एक रिस्ट वॉच होती है, जैसे मैंने पहनी है, आप यूज़ करते होंगे, स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं। ठीक है, वॉच का मतलब होता है नाउन के तौर पर रिस्ट वॉच। और जब वॉच हम वर्ब की तरह देखें तो वॉच एक्शन क्या डिनोट करता है कि हम किसी को वॉच कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कि ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो नाउन के अंडर क्या बनेगा, व्हाट टाइम इज़ इट बाय योर वॉच। ठीक है, और ऐसे ही वॉच का जब हम जो वर्ब का मीनिंग है अगर उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, टीचर वॉचेज द क्लास ड्यूरिंग द CCA एक्टिविटीज़। अब बेटा आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं और वॉच का आप नाउन का मीनिंग के अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना था कि जो आपका मीनिंग है वो आपके सेंटेंस में अप्रोप्रिएटली फिट हो, और हर वर्ड का आपको एक नाउन का मीनिंग देना था और आपको एक वर्ब का मीनिंग देना था। अगला पॉइंट है रिंग। अब रिंग क्या है, जब रिंग एक नाउन के तौर पे बात करें तो रिंग क्या है, एक ऑर्नामेंट होती है कि हमने हाथ में पहना हुआ, या वहीं मगर हम अगर रिंग को एक एक्शन की तरह देखें कि एक्शन क्या है, रिंग का मतलब होता है कि कोई बेल रिंग कर रही है या फ़ोन की घंटी बज रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, नाउन के तौर पे शी इज़ वेयरिंग अ गोल्ड रिंग, उस लड़की ने गोल्ड की रिंग पहनी हुई थी। जब हम बात करें वॉच एज एन वर्ब, वर्ब क्या डिनोट करेगा, आई हर्ड द फोन रिंग, कि मैंने फ़ोन को रिंग होते हुए सुना, बजते हुए सुना। अब अगला जो वर्ड है वो है पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर, मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर एक पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है, या मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर फैक्ट और आइडिया। अब एक पर्टिकुलर फैक्ट और आइडिया क्या है कि हम मान लीजिए आपके दोस्तों के बीच में डिस्कशन चल रही है, एग्ज़ाम को लेकर डिस्कशन चल रही है, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर डिस्कशन चल रही है, और हर जो बच्चा है, हर आपका जो फ्रेंड है, वो अपने कोई ना कोई पॉइंट, अपने कोई ना कोई एक अपना पहलू सामने रख रहा है कि मुझे ये लगता है ऐसे है, नहीं मुझे ये लगता वैसे है, नहीं मुझे ये लगता वैसे है, तो अपने पॉइंट सामने रखने हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स का यहाँ पे मतलब क्या है, एक किया है, पॉइंट का मतलब है फैक्ट और आइडिया, फैक्ट और आइडिया। अब आइडिया क्या है, मान लीजिए मैं अगर ये एक लाइव सेशन होता, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ ये क्वेश्चन है, इस पे आपकी क्या राय थी, इस पे आपका क्या पॉइंट था, तो हर बच्चा अपने कमेंट में अपनी जो है राय लिखेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कमेंट करेगा, कुछ बच्चे पॉजिटिव करेंगे, कुछ नेगेटिव करेंगे, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज रहे होंगे बच्चे तो अपना सवाल पूछेंगे, मगर हर कोई अपना कोई ना कोई पर्टिकुलर या तो फैक्ट को वहाँ पे डिस्क्राइब करेगा या अपना आइडिया वहाँ पे रखेगा। तो ठीक है, तो एक पॉइंट का मतलब हो गया नाउन के तौर पे फैक्ट या आइडिया। अब इसके अगर हम सेंटेंसेस बनाएं तो ये बनेंगे, आई टेक योर पॉइंट, मतलब मैं तुम्हारा पॉइंट एक्सेप्ट करता हूँ। अब ऐसे ही पॉइंट का अगर हम वर्ब के तौर पे मीनिंग देखें तो वो है एम। एम का मतलब क्या है, अब पर्टिकुलर मान लीजिए मैंने यहाँ पे दोबारा एक पॉइंट बना दिया और इस पॉइंट की तरफ मैं इशारा करूँ कि ऐसे है, मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा कि इस पॉइंट की तरफ आप ध्यान से देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ जिसमें मैं पॉइंट की तरफ एम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पॉइंट की तरफ एम कर रहा हूँ। अब पॉइंट की तरफ एम कर रहा हूँ तो इससे वर्ब का क्या मीनिंग बनेगा, क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं, हम ले सकते हैं आर्मी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है, शी पॉइंटेड द गन एट द टारगेट एंड फायर्ड हिम। बेटा गन्स का यूज़ कहाँ होता है, गन्स का यूज़ डिफेंस में होता है, और डिफेंस में आपको गन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, आपको उसको अचीव करना होता है, आपको शूट करना होता है। ठीक है, तो शी पॉइंटेड द गन, कि उस लड़की ने अपनी गन जो है वो एक पर्टिकुलर टारगेट पर फिक्स की, उसकी तरफ एम की, और जब एम उसे ये 100% श्योरिटी होगी कि गन की जो डायरेक्शन है या जो बुलेट की जो डायरेक्शन है वो मेरे एम को बर्स्ट कर देगी, तब उसने गन को फायर कर दी। ठीक है, अब अगले सेंटेंस की तरफ हम चलें, अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है बियर। अब बियर क्या है, बियर एक वाइल्ड एनिमल भी होता है। ठीक है, और एक बियर होता है कि हम किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से या कोई एक अनचाही सिचुएशन है हम उससे डील कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम है,
एग्ज़ाम की टेंशन होती है, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, तो नो डाउट लगभग हर किसी की लाइफ में एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मगर क्योंकि वो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, फिर भी अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो क्या है, वो बियर कर रहे हैं। अब नाउन बियर एज अ नाउन क्या सेंटेंस फॉर्म करेगा या क्या सेंटेंसेस फॉर्म कर सकता है किस तरीके, वो है द बियर हैज़ 4। अब यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, 4 लेग्स लगा सकते हैं, या बियर हैज़ फर। फर क्या मतलब उसके घने बाल होते हैं, ठीक है, गुदगुदा होता है ना बियर, ये चीज़ है। या फिर द बियर ईट्स फिश, कि बियर जो है, भालू जो है, वो एक फिश को खाता है, ठीक है, ऐसे कुछ भी। मगर जब हम बात करें बियर एज एन वर्ब, कि बियर जो है एक पर्टिकुलर एक्शन को दिखा रहा है, और एक्शन क्या है कि हम किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं, वो ये है, ही इज़ सो रूड दैट नोबडी कैन बियर हिम, कि मतलब वो एक इंसान वो इतना ज़्यादा रूड है बिहेवियर में कि कोई भी उसे नहीं झेल सकता। तो बेटा इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारा डिस्कशन था, ब्रीफ डिस्कशन, वो कंप्लीट होता है। जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसके जो भी हमने आंसर्स डिस्कस किए, ये डिटेल में विद रीजनिंग आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं? पहली बात, आपको डेली क्विज़ेज मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, जिससे आप कहते हैं अपना एप्टीट्यूड, अपना नॉलेज जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। हम हर एग्ज़ाम की रेगुलर अपडेट आपको देते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, फिर जीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, आपकी लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। हम बेहतर से बेहतर हर रोज़ अपडेट करते हैं, ठीक है। और क्या है, स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं और जो आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी की सारी आपको बुक्स और नोट्स के फॉर्मेट में वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ताकि एज अ स्टूडेंट आपको कहीं भी परेशान ना होना पड़े, ठीक है। अब 7 अकेडमी का जो ऑनलाइन बैच है, वो अभी एडमिशन 6 और 9 क्लास के स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी एकेडमी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ नंबर है। न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग के बेनिफिट्स आपको क्या है? ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि आप अपने घर बैठे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम जो अपनी कोचिंग है वो लाइव प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं, और जब तक स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर नहीं हो जाते, हम तब तक कोई भी सेशन को एंड नहीं करते। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप ऑनलाइन कोचिंग के मेथड से भी या ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए भी आप एक ऑफलाइन कोचिंग की जो क्वालिटी है उसको अचीव कर सकते हैं, और ये सिर्फ 7 अकेडमी प्रोवाइड कर रही है आपको, ठीक है। आप ऑनलाइन कोचिंग की किसी भी क्वेरी के लिए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारे जो कोचिंग सेंटर और हमारे जितने भी बैचेस हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, हर किसी की एक डिटेल क्या है जो है डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। 7 अकेडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एग्ज़ाम को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।